Hello and welcome everyone to St. John David online bio classes. Today we will discuss about the topic of heterotrophic nutrition from the first chapter, that is life processes, class 10th. Students, for the regular video update, please do subscribe the channel and press the bell icon. So let's get started. So in the previous video we talked about heterotrophic nutrition. Now in this video we will in previous video we talked about autotrophic nutrition, and in this video we will talk about heterotrophic nutrition. So the main difference you all know, as I have told you previously, कि autotrophs are those who build their food by themselves and heterotrophs are those who are dependent to others for their food. सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की इस वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करता है। जो जैसा इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्ट्रेटजीज़ बनाता है, अपनी बॉडी अपनी डिज़ाइन को डेवलप करता है ताकि वो उस इन्वायरमेंट में आराम से सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे हम अगर फूड की बात करें, क्योंकि हम डील कर रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो अगर हम फूड की बात करें तो हर इन्वायरमेंट में फूड जो है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। किसी को पानी में फूड मिलता है, किसी को लैंड पे मिलता है, किसी को ट्रीज़ पे मिलता है। तो अलग अलग जगहों पे फूड की अवेलेबिलिटी होती है अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसा ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, और उस स्ट्रेटजी को बना के वो फूड को इनटेक करने का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड मटेरियल को जो कि बाहर मौजूद होता है उनको पहले बाहर ही तोड़ देते हैं। क्योंकि तोड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी फूड होता है उसमें से अल्टीमेटली न्यूट्रिशन को निकालना होता है, और उस न्यूट्रिशन को निकालने के लिए फूड का ब्रेक डाउन करना ज़रूरी होता है। ये हर एक ऑर्गेनिज्म को करना पड़ता है, चाहे वो बाहर करे या बॉडी के अंदर करे। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करने का तरीका भी उनका अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड मटेरियल जो कि बाहर होता है उनको पहले ही तोड़ देते हैं, बाहर ही तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद उसको अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिज्म इस तरीके के काम करते हैं, जैसे कि फंगस हो गए, जिसमें कि जैसे ब्रेड मोल्ड्स हो गया, आपका ईस्ट हो गया, और मशरूम हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डायरेक्टली फूड को अंदर नहीं लेते हैं, ये फूड को पहले बाहर ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो ब्रेक हो जाता है बाहर, तब उस ब्रोकन डाउन फूड को वो अपने अंदर लेते हैं और फिर उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इस तरीके की ये एक अलग कैटेगरी हो गई ऑर्गेनिजम्स की। मतलब इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी स्ट्रेटजी ये है कि जो भी फूड मटेरियल उनको इनटेक करना है उस फूड मटेरियल को पहले बाहर ही तोड़ देना है, और तोड़ने के बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करना है या उसको अपने शरीर के अंदर लेना है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पूरा का पूरा मटेरियल ही अपने अंदर ले लेते हैं, और अंदर लेने के बाद वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एनाकोंडा, आप सब लोगों ने उसको पिक्चरों में या फिर किसी किसी ने रियल लाइफ में भी देखा होगा, हो सकता है मे बी। तो एनाकोंडा क्या करता है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो बड़े से एनिमल को पूरा का पूरा अपने अंदर इनटेक कर लेता है ना, पूरे होल मटेरियल को अपने अंदर इनटेक कर लेता है, और फिर इनटेक करने के बाद उसकी बॉडी जो है उस मटेरियल को ब्रेक करने का काम करती है। वो भी बॉडी के अंदर ही वो ब्रेक होता रहता है, और फिर उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है उसका बॉडी के अंदर होता रहता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो ऑर्गेनिज्म फूड लेता है वो फूड किस तरीके का हो, कैसा फूड वो ले सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी डिज़ाइन कैसी है और ओवरऑल उसकी बॉडी की फंक्शनिंग कैसी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको एनाकोंडा का दिया था, तो एनाकोंडा की बॉडी डिज़ाइन ऐसी है कि वो होल एनिमल को इनटेक कर सकता है, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस तरीके से फंक्शन करता है कि
कि वो होल मटेरियल को अपने अंदर डाइजेस्ट कर सके। वहीं अगर हम अपनी बात करें तो होल मटेरियल में हम स्मॉल अमाउंट जैसे कि फूड है, वीट है, राइस है, ये हम ले सकते हैं और हमारी बॉडी इनको ब्रेक कर सकती है। लेकिन अगर हम लार्ज एनिमल्स को एज अ होल इनटेक कर सकें, वैसे तो कर ही नहीं पाएंगे, बट एक तरीके से सोच लिया जाए कि अगर हम होल किसी एनिमल को इनटेक कर लें अपने अंदर, तो क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी बॉडी डिज़ाइन नहीं है इस तरीके की, या हमारे बॉडी का फंक्शन भी इस तरीके का नहीं है कि हम लार्ज में एज अ होल मटेरियल अपने अंदर इनटेक कर सकें। तो हम नहीं करते, हम ऐसा फूड नहीं खाते हैं। लेकिन क्योंकि एनाकोंडा ऐसा कर सकता है, इस वजह से वो होल मटेरियल, वो भी लार्ज अमाउंट में अपने अंदर ले सकता है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजीज़ बनाता है ऑर्गेनिज्म कि कैसे उसको कैसा फूड लेना है और किस तरीके से उसको फूड लेना है। ये डिपेंड करता है उसके बॉडी डिज़ाइन पे, उसकी बॉडी फंक्शनिंग पे, एज वेल एज वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। वहीं कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने न्यूट्रिशन को प्लांट से और एनिमल से लेते हैं। हालांकि सारे हेटेरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन को प्लांट और एनिमल से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि वो जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल से लेते हैं वो बिना उनको मारे हुए, बिना उनको डिस्ट्रॉय किए हुए लेते हैं। नॉर्मली क्या है, अगर आपको फ्रूट लेना है तो आपको फ्रूट्स को तोड़ना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। किसी एनिमल को अगर आपको खाना है तो उसको आपको किल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वो बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स से न्यूट्रिशन को लेते तो हैं, लेकिन उस पे उस तरीके से उस प्लांट और एनिमल पे कोई खासा असर नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल्स में पैरासाइट्स हो गए। तो पैरासाइट्स में कई सारे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि टिक्स हो गया, लाइस हो गया, आपका लीचेस हो गया, टेप वर्म हो गया। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने जो है लीच को और लाइस को और टेप वर्म को तो बहुत ही आराम से देखा होगा। लाइस जो आपके हेड पे रहते हैं, जो आपके ब्लड को सक करते हैं। लीच जो कि स्पेशली काउज वगैरह पे आप देखते होंगे, वो स्टिक करती हैं उनके ऊपर और ब्लड को सक करती हैं। तो एक्चुअली जो है कुछ समय के लिए उस ऑर्गेनिज्म पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मरता नहीं है इनके न्यूट्रिशन को लेने के तरीके से। टेप वर्म है जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहाँ से न्यूट्रिशन को वो लेता है। तो मतलब ये एक ऐसे पैरासिटिक एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी प्लांट और एनिमल पे रहते हैं और रह के उनसे वो फूड को डिराइव करने का काम करते हैं। तो आपने देखा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग तरीके हैं फूड को ऑब्टेन करने का, है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो। अब जो मेन बात आती है कि जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। अभी तो कैसे कैसे न्यूट्रिशन वो लेते हैं वो आपने देखा। अब बात आ रही है कि वो कैसे अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ने से पहले ही जान लेते हैं। देखिए, जो फूड है और उसको लेने का तरीका, ये दोनों अलग अलग हैं। फूड भी कई टाइप्स के हैं और फूड को इनटेक करने का तरीका भी हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। और उसी के साथ साथ हर एक ऑर्गेनिज्म में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग तरीके का होता है। तो अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल का हो, तो उसमें जो फूड होता है वो फूड, क्योंकि वो एक सेल है, उसके पास अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है फूड को लेने के लिए। उसके पास माउथ नहीं, उसके पास हैंड नहीं, उसके पास लेग्स नहीं है ना। तो उसको फूड लेने के लिए पूरा जो सेल होता है, मतलब पूरी जो इंटायर सरफेस होती है उस ऑर्गेनिजम्स की, वो काम में आती है और उस पूरे इंटायर सरफेस की मदद से वो फूड को अंदर लेने का काम होता है। लेकिन वहीं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका फूड को इनटेक करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के अपने अलग अलग काम होते हैं, जिससे कि वो फूड को एक दूसरे तरीके से अपने अंदर इनटेक करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में द बेस्ट एग्जांपल इज़ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स को फूड को लेने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। उनके पास हैंड्स हैं, उनके पास टीथ है, उनके पास जॉज़ हैं, उनके पास एक अलग फूड पाइप है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है।
तो उनका फूड लेने का तरीका और डाइजेस्ट करने का तरीका अलग है। लेकिन वहीं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फूड लेने का तरीका अलग है। उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, तो वो पूरे अपने इंटायर सरफेस को लगा देते हैं फूड को लेने के लिए, और उनका डाइजेशन भी एक अलग तरीके से होता है। तो अब हम आगे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किस तरीके से, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि हेटरोट्रॉपिक है, वो कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं अमीबा का। तो देखिए, ये एक डायग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें कि अमीबा का पूरा कैसे वो फूड को ऑब्टेन कर रहा है और कैसे वो पूरे फूड को प्रोसेस करते हुए कैसे उसको एक्सक्रीट कर रहा है, वो इस डायग्राम में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला जो डायग्राम है, जो जहाँ पे फूड लिखा हुआ फूड वाले पार्ट में, तो ये डायग्राम ये बता रहा है कि एक अमीबा है। अमीबा के स्ट्रक्चर से आप भली बात परिचित हैं, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। तो एक अमीबा है जिसके सामने फूड आया हुआ है ना। तो जब अमीबा फूड को देखता है, फर्स्ट डायग्राम में जैसा आप देख रहे हैं, जब अमीबा फूड को देखता है तो वहीं से जो पहला प्रोसीजर है, पहला प्रोसीजर क्या है, इंजेक्शन, है ना। तो जो पहला प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इंजेक्शन, फूड को देखते ही अमीबा क्या करेगा, उसको इंजेस्ट करने की कोशिश करने लगेगा। अभी मैं आपको सारे को डिफिनीशन बताऊंगा, इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, इन सब का डिफिनीशन मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी। लेकिन अभी हम फिलहाल इस डायग्राम को समझते हैं। तो फूड को अमीबा देखा और वो इंजेक्शन के लिए चला गया। तो इंजेक्शन करने का मतलब फूड को अंदर लेने का काम उसने शुरू किया। तो फूड को अंदर लेने के लिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि उसके पास कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फूड को लेने के लिए, लेकिन वो अपने सेल के स्ट्रक्चर को इस तरीके से चेंज करता है कि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे कि वहाँ पे लेबल किया हुआ है फर्स्ट वाले स्टेप में, सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया आप देख रहे हैं किस तरीके से उसने जो है दो लंबे शेप के सेल्स को अपने कन्वर्ट कर लिया है, और उस शेप से वो फूड को क्या करेगा, अपने अंदर समेटने की कोशिश करता है। तो ये पहला स्टेप है जो कि इंजेक्शन है, जिसमें कि वो अपने सेल को चेंज करता है सूडोपोडिया में। सूडोपोडिया मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है, स्टेप नंबर सेकेंड, डाइजेशन। एक बार फूड उस अमीबा के अंदर आ गया, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया, तो आप देख रहे हैं उस फूड के चारों तरफ एक वाइट कलर का सर्कल बन गया है। वो वाइट कलर का जो सर्कल है उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। उस वैक्यूल के अंदर वो फूड आता है, और उस वैक्यूल के अंदर फूड आने के बाद उस फूड को उस वैक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन करता है। कौन? अमीबा। अमीबा उस फूड को उस फूड वैक्यूल में ब्रेक डाउन करने का काम करता है, मतलब उनमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालने का काम करता है, उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को निकालने का काम करता है। ये काम होता है किसमें? डाइजेशन में। थर्ड स्टेप जो होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में अब क्या होगा कि जो डाइजेस्टेड फूड हो गया है, जो फूड सेकेंड स्टेप में जो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, जो अब एक जैसा उसको ज़रूरत है उस तरीके से वो कन्वर्ट हो चुका है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, उस फूड वैक्यूल से, उस वाइट वाले पार्ट से, आप देख रहे होंगे कि सेकेंड वाले डायग्राम में नीले कलर का फूड जो है मौजूद है, लेकिन थर्ड वाले स्टेप में जो है वो फूड अब नीले रंग का नहीं रह गया है, वो फूड अब आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उस फूड को अब साइटोप्लाज्म में, जो पूरा पिंक कलर की एरिया, वो क्या है, उस सेल का साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में सारे न्यूट्रिएंट्स अब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब साइटोप्लाज्म में फूड न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब मिल जाएंगे। ये होगा थर्ड स्टेप में, एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद फोर्थ स्टेप है जो कि एसिमिलेशन। अब साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स अब उस सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, उन सारे ऑर्गेनल्स में वो न्यूट्रिशन पहुंचेंगे। किस प्रोसेस में? एसिमिलेशन में। तो एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं साइटोप्लाज्म में, वो अब साइटोप्लाज्म से सेल के ऑर्गेनल्स में फूड अब जाना शुरू करेंगे।
तो इस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स में पहुंच चुका है, मतलब अमीबा के हर एक पार्ट्स में वो न्यूट्रिएंट्स अब पहुंच चुके हैं। अब जो चीज़ बची है उसके पास, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, वेस्ट बचा है। जैसे है ना, आप संतरा खा रहे हैं, तो संतरा खाने के लिए क्या है, आप एक एक उसका पार्ट निकालते हैं और उसको जो है जूस को उसको इनटेक करते हैं, उसके बाद जो पील बच जाती है ना, तो वही चीज़ अब अमीबा के पास बची है। किस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में उसके पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उसने अपने बॉडी पार्ट्स को पहुंचा दिया है, और सिर्फ जो है फूड का वेस्ट जो है वही बचा हुआ है, और उस फूड वेस्ट को फिफ्थ स्टेप में वो बाहर निकालने का काम करता है अपने बॉडी से, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। तो बाहर निकालने का काम कैसे होता है कि जो फूड वैक्यूल में जो वेस्ट बच गया रहता है, तो वो वैक्यूल जो है मूव करते करते अमीबा के बॉडी के एंड पे आता है, मतलब बॉडी सरफेस तक आता है। वो फूड वैक्यूल अब वेस्ट लिए हुए वो बॉडी के सरफेस तक आता है। उसके बाद वो सरफेस जहाँ पे वैक्यूल पहुँचता है वेस्ट को लेके, वो सरफेस जो है रप्चर कर जाती है। जैसे कि आप इंजेक्शन में देख पा रहे होंगे, वो क्या होती है, रप्चर कर जाती है, फूट जाती है, और उसके साथ फूटने से एक पैसेज बन जाता है, और उस पैसेज के थ्रू वो फूड वैक्यूल उस वेस्ट को बॉडी से बाहर कर देता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से अमीबा फूड को ऑब्टेन करने का काम करता है। सबसे पहला स्टेप होता है इजेशन, जिसमें कि इजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फूड को अंदर लिया जाता है बॉडी के। तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है इजेशन अमीबा के अंदर। दूसरा प्रोसीजर होता है डाइजेशन, जिसमें कि क्या होता है, सीक्वेंस वाइज फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उस फूड को बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, उस लायक बनाया जाता है डाइजेशन प्रोसेस में। तो इजेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन, जिसमें कि फूड वैक्यूल बनता है, और वो फूड वैक्यूल के अंदर फूड को इस तरीके से तोड़ा जाता है और इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो बॉडी के अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो सके। नेक्स्ट स्टेप जो आता है, वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो फूड से न्यूट्रिएंट्स निकले हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को अब वैक्यूल से ट्रांसफ़र किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब बॉडी के अंदर अब वो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे फ़र्क क्या है, अभी बॉडी के अंदर आए हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स में अभी फूड नहीं गए हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वैक्यूल से निकल के वो न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, अब जो न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म में आ चुका है, वो न्यूट्रिएंट्स अब साइटोप्लाज्म से सेल के हर एक ऑर्गेनल्स तक वो न्यूट्रिशन पहुंचने का अब काम करेगा। ये होता है एसिमिलेशन के अंदर। और फाइनली आता है इजेशन। इजेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फूड वैक्यूल में जो अब वेस्ट रह गए हैं, वो वेस्ट अब वैक्यूल क्या करेगा, उसको एमीबा के बॉडी सरफेस तक ले जाएगा, और वहाँ पे सरफेस रैप्चर करेगी, और उस रैप्चरिंग की वजह से फूड जो है एक पैसेज मिल जाएगा, और जो फूड वेस्ट है वो अब बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो इजेशन क्या है, इजेशन एक ऐसा एक्ट है जिससे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो ऐसा फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, या जो वेस्ट है, उसको सेल से बाहर निकालने का काम, या ऑर्गेनिज्म से बाहर निकालने के काम को हम बोलते हैं इजेशन। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड कैसे ऑब्टेन होता है, और फाइनली कैसे वो बॉडी से बाहर होता है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।